फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड टॉपिक गैसों का आचरण। ठीक है, 2 टॉपिक्स हम कर चुके हैं, उनके एमसीक्यू क्वेश्चन भी कर लिए हैं हमने। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक है हमारा गैसों का आचरण। इसमें क्या है, फर्स्ट है बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ। ये क्या कहता है, स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्होंने क्या कहा कि स्थिर ताप मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस का नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास एक बैलून है। ठीक है, बैलून है हमारे पास, गुब्बारा है। अब हमने उसको फुला दिया। ठीक है, अब जो उसका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है उस टाइम। ठीक है, तो क्या है, जब हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे बैलून के ऊपर, तो क्या होएगा, जो उसका वॉल्यूम है ना, जो उसका आयतन है वो कम हो जाएगा, है ना। जब हम उसको प्रेस करेंगे बैलून को, गुब्बारे को, तो जो उसका वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा ना। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ठीक है, कि अगर गुब्बारे के ऊपर टेम्परेचर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसका पड़ेगा, प्रेशर का। प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम का आएगा, कम हो जाएगी वॉल्यूम, आयतन कम हो जाएगा अगर हम दाब बढ़ाएंगे। ठीक है, इसलिए जो प्रेशर है वो इसके व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ठीक है, बॉयल्स लॉ ये कहता है हमें। नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम। इसमें क्या है, स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। क्या बोला उन्होंने, अब मान लेते हैं हम इसको भी एग्जाम्पल के तरीके से ही करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको भी। अब मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें क्या है, ये ना एक साइड से खुला है। ठीक है, इसमें जो प्रेशर है वो तो हमने कर रखा है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब स्थिर है। ओके, इसमें प्रेशर तो है कांस्टेंट, और अगर हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम है ना वो खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें जो वॉल्यूम है वो खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स ना बहुत दूर दूर तक फैल जाएंगे। ठीक है, उनमें रैंडम मोशन होगा, रैंडम मोशन होगा तो पार्टिकल्स दूर दूर तक फैल जाएंगे, तो इनमें रैंडम मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना वो एनर्जी ले लेंगे। ठीक है, एनर्जी लेने के कारण वो रैंडम मोशन करने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे ये है, ये मतलब ऐसे रैंडम मोशन करने लग जाएंगे। ठीक है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स। ये कहता है चार्ल्स का नियम। अब इसमें परम ताप क्या है, ये एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। अब कह रहे हैं टेम्परेचर हम कैसे निकालते हैं, 273 डिग्री में हम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस मतलब दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान -273 डिग्री सेल्सियस मीन्स 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। किसको कहते हैं हम, -273 डिग्री सेल्सियस को, मतलब जब 0 केल्विन हो उसको हम परम शून्य ताप कहते हैं। सीधी सी बात क्या है कि अगर हम कहाँ लिखूँ, अगर हम डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दें, ठीक है, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो केल्विन में आ जाएगी। ठीक है, सीधा सा मतलब क्या होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, कि अगर हम डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दें तो वो हमारे पास केल्विन में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एवोगैड्रो का नियम। हमने पढ़ लिया था ना पीछे एवोगैड्रो का नंबर, है ना, कि उसकी वैल्यू क्या होती है। इसमें फिर से है एवोगैड्रो का नियम।
समान ताप पर एक दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। क्या कह रहे हैं कि अगर सेम टेम्परेचर हो, सेम दाब हो, ठीक है, तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या भी हमारे पास समान ही होगी, ये कहा था एवोगैड्रो ने। ओके। सामान्य ताप पर दाब व विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन इतना लीटर होता है, तो 24.4 लीटर में, मतलब सीधी सी बात इसमें क्या है कि 22.4 लीटर में कितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं 6.000 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, क्या होता है, ये एवोगैड्रो नंबर है हमारे पास। ठीक है, इतने लीटर में इतने मॉलिक्यूल्स होती हैं, ओके, गैस की। आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। आइडियल गैस होती है ना जो, उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोल के ऊपर। ओके, इसको बोलते हैं आइडियल गैस, आइडियल गैस बोलते हैं इसको। अब हमारे पास इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पे R क्या है, एक मोलर है, गैस का कांस्टेंट है, R क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, PV, P का मतलब क्या है इधर, प्रेशर, V का है वॉल्यूम, N क्या है, नंबर ऑफ मॉल्स, कैपिटल R क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, मोलर गैस का, और T क्या है इधर, टेम्परेचर। कह रहे हैं अगर हम N के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं 1 मोल के लिए, तो N को यहाँ पे 1 रख दो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास गैसों का विसरण। घनत्व में अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की स्वाभाविक प्रक्रिया विसरण, डिफ्यूजन कहलाती है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, इसमें क्या है, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब मतलब इसमें क्या होता है, अब मान लीजिए हमारे पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक है, कोक तो सबने पिया होगा, है ना, तो वो जब हम उसकी कैप ओपन करते हैं, मतलब ढक्कन खोलते हैं जब हम बोतल का, तो क्या होता है, जो वो गैस भरी होती है ना उसमें बोतल में, एकदम से वो बाहर नहीं निकलने लग जाती है ना, मतलब जहाँ वो बबल्स बाहर निकलने लग जाते हैं जब हम बोतल को ओपन करते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में ना हम शुरू में हम क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, तो जैसे हम वो कैप ओपन करते हैं वो गैस फटाफट बाहर निकलने लग जाती है, बबल्स बनने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो गैस की डिफ्यूज़न रेट है ना वो बहुत तेज़ है, जो गैस की विसरण की गति होती है ना वो बहुत तेज़ होती है, इसलिए वो फटाफट बाहर निकलने लग जाती हैं। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में हम उसको इतना प्रेशराइज्ड करके हम वो ढक्कन है बंद करते हैं बोतल का, और जब हम उसको ओपन करते हैं वो उतनी ही स्पीड से, मतलब उससे भी ज़्यादा स्पीड से वो फटाफट बाहर निकलने लग जाती है गैस। ठीक है, ये होता है डिफ्यूज़न। अब क्या होता है कि जो गैसेस है ना, मतलब जो उसमें क्या होता होगा कि बोतल में जो गुरुत्व होता है, ग्रेविटी, ठीक है, वो नीचे की ओर होती है गैस में, तो जब हम वो ढक्कन ओपन करते हैं ना तो वो जो गैस है वो उसके अपोजिट, जो ग्रेविटी उसके अपोजिट रिएक्ट करती हैं वो। ओके, अब जिस गैस की डेंसिटी कम होगी ना, जिस गैस की डेंसिटी कम होगी वो गैस उतना ही तेज़ी से मूव करेगी। ठीक है, क्या है कि जिस गैस की डेंसिटी कम होगी वो गैस उतना ही तेज़ी से मूव करेगी। ठीक है, आगे समझ आपको। आगे है ग्राहम का गैसीय विसरण नियम। ग्राहम्स लॉ क्या है, ग्राहम्स लॉ में क्या है, नियत ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण की अपेक्षिक गतियाँ उसके घनत्वों अथवा अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसमें हम ये देखते हैं, यहीं से समझेंगे हम। ठीक है, इसमें जो R है ना, जो इसमें R है वो
जो आर है इसमें वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/m के। ठीक है, ये m यहाँ पे क्या है, मोलिक्यूलर वेट, मोलिक्यूलर वेट है इधर m, और d हमारे पास क्या है, डेंसिटी, r है रेट। ठीक है, r है रेट, d है डेंसिटी और m है मोलिक्यूलर वेट। तो R1/R2 है किसके इज इक्वल टू है, √d2/d1। ये दोनों इक्वल हैं कि R1/R2 के इक्वल हमारे पास ये भी है, दोनों की डेंसिटी और ये क्या है, मोलिकुलर वेट दोनों का इक्वल है। ठीक है, एक बार हम इसको, ठीक है, एक बार हम इसको R1/R2 को इसके इक्वल रखेंगे, फिर उसके बाद ये इसके इक्वल भी रखेंगे। ठीक है, ऐसे हम दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें हम RH/RO है, इसमें हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम इनकी डिफ्यूजन रेट देखना चाह रहे हैं, किसकी, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, इनकी विसरण गति देखना चाह रहे हैं हम। ओके, इसलिए हमने एग्जांपल लिया है ये। अब विसरण गति मतलब कि कौन सी गैस हमने ना एक ही जगह पे रखा हुआ है, हाइड्रोजन को भी और ऑक्सीजन को भी। हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सी गैस सबसे पहले बाहर निकलेगी, मतलब सबसे तेजी से कौन, जैसे वो कॉक की बोतल्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिल होती है ना उसमें, उससे प्रेशराइज्ड किया होता है बोतल, है ना, बंद करके, तो सब फटाफट निकलती है ना, वो ऐसे हम देखेंगे इनमें से हाइड्रोजन बाहर निकलेगी या ऑक्सीजन सबसे पहले। ओके, अब इसमें हाइड्रोजन का जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है 1। अब ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए हम ऐसे अपोजिट कर रहे हैं। हाइड्रोजन का होता है मोलिकुलर वेट 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, √16/1, 16 का किसका वो स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है ना 16, और 1 का स्क्वायर हमारे पास होता है 1। तो 16 का 4 का स्क्वायर होता है, ये 4 आ गया, इधर 1 आ गया, 4/1 तो क्या आ गया इधर से, RH/RO इज इक्वल टू 4/1। ठीक है, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, जब इक्वल में होते तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, मीन्स RH की वैल्यू ये है और ये इसकी वैल्यू ये है ना, इसके इक्वल आ गए। RH/RH किसके इक्वल है, 4R ऑक्सीजन। अब इससे क्या पता चला हमें कि जो हाइड्रोजन की है ना, कि जो हाइड्रोजन की डिफ्यूज़न की रेट है ना, विसरण गति है, वो ऑक्सीजन से 4 गुना ज़्यादा है। ओके, जो हाइड्रोजन है वो 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से बाहर निकलेगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ओके, हालांकि वो एक ही कंटेनर में, दोनों हाइड्रोजन भी हमने रखी हुई थी साथ में, ऑक्सीजन भी, तो हमें यही देखना था कि ज़्यादा विसरण गति किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है 4 टाइम्स ज़्यादा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस के विसरण की गति ऑक्सीजन गैस के विसरण की गति की 4 गुना अधिक है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है पेपर में भी, कि जो डिफ्यूजन रेट है क्या है, विसरण गति है, वो किसकी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की है या ऑक्सीजन की, तो 4 गुना ज़्यादा हाइड्रोजन की है। ठीक है, ये हमने आज कंप्लीट कर लिया इधर, और अगर आपको कुछ पूछना हुआ तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। ओके, जय हिंद, जय भारत।